अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कराची में जो मौजूदा सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं वो मरीज़ों को क्या सहूलियात दे रहे हैं, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो वायरल इन्फेक्शन की केसेस में इजाफा हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन की केसेस जो मामूली सीजनल बीमारियां खिलाती हैं, तो लोग जो हैं वो जो इलाकाई हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पर रुजू करते हैं। लेकिन वहाँ पर आने वाले मरीज़ जो है वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि इन हॉस्पिटल्स में जो है अद्वियात नहीं होती हैं, लेबॉर्ट्री की सहूलत नहीं होती है, एक्सरे नहीं किए जाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है कुरंगी 5 के सरकारी हॉस्पिटल के बाद सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुरंगी नंबर 5 के बाहर, जहाँ पर मरीज़ों की बड़ी तादाद में जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है अद्वियात नहीं मिलती हैं। कुछ मरीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं और किसको लेकर आए थे इलाज करवाने के लिए? जी, मैं कोरंगी क्रॉसिंग से आया हूँ। अपनी दादी का इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन सही रिस्पांस नहीं दे रहे हैं ये लोग। उनकी ना सीने में इन्फेक्शन है, तो कोई ऐसा ना सही रिस्पांस नहीं है कि ये करवाओ वो करवाओ, बस बोले आ रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ। बाकी ना अंदर से कोई दवाई शवाई है, सब चीज़ें हमें बाहर से ही परचेज़ करनी अच्छा, ये पड़ी। बताएं कि जो आप दादी के सीने में इन्फेक्शन था तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाया कुछ? एक्सरे वेक्सरे का सिर्फ बोल रहे हैं वो, आप इधर चले आओ उधर चले आओ, कोई सही रिस्पांस नहीं है कि बस हम इधर उधर ही होए जा रहे हैं। कोई ऐसा सही रिस्पांस नहीं है। तो कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाए कुछ उन्होंने? भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि लोग आखिर यहाँ पे नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? जी, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि इधर आने से बेहतर है आप कोई बड़े हॉस्पिटल ही चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उधर जल्द से जल्द काम हो जाता है और सही रूट बताते हैं कि आपको यहाँ जाना है। यहाँ तो बस इधर से उधर जाने से अच्छा, बेहतर। बड़े हॉस्पिटल में मतलब जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है एक छत के नीचे आपका एक्सरे भी हो जाता है, लेबॉर्ट्री वगैरह, ये जी 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 बिल्कुल, उधर हैंड टू हैंड हर काम हो जाता है, लेकिन इधर का कोई फ़ायदा नहीं है। उधर ही बड़े हॉस्पिटल चले जाए बंदा, वो ज़्यादा बेहतर है बस। फिर आप कब से आए थे और कितनी देर हो गई आपने? तकरीबन हम लोग 9:30 बजे से आए हैं, 9 साढ़े 9 बजे से, और अभी ये टाइम हो गया। खैर अभी तक के कोई ऐसा सही रिस्पांस नहीं है कुल मिला के। अच्छा, चलो देखिए, इनका कहना ये था कि सुबह 9:30 बजे से अपनी दादी को यहाँ पर लेकर आए हैं। चलते हैं दूसरे मरीजों के पास, जानते हैं वो क्या कहते हैं। तो एक और तिमारदार हमारे साथ मौजूद है, अपनी वाइफ को लेकर आए थे। आप बताइएगा कि कब आए थे और क्या वगैरह क्या सहूलियात मिली है? मतलब यहाँ आधा घंटा हुआ है मैं आए हुए, और खांसी वगैरह थी, उकाइयाँ आ रही हैं, दवाइयाँ यहाँ की भी दी हैं और बाहर की भी दी हैं। तो बाहर से लिख कर दी है, अंदर से कितनी दवाइयाँ दी हैं? अंदर से उन्होंने 2 टैबलेट दी हैं, 2 टैबलेट दिए सिर्फ, और फिर बाहर से क्या बोला? बाहर से जो बाहर की हैं वो बाहर लिख दी हैं। बाहर से लेनी पड़ेंगे आपको। कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिखे भाई, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो? कल CBC होगा। कल CBC होगा, आज नहीं किया इन्होंने? आज तो बंद हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। 12 बजे, अभी तो 12 बजे टाइम कैसे खत्म? 11 बजे टाइम ख़त्म हो जाता है। नहीं नहीं, हॉस्पिटल का टाइम तो दोपहर 1 बजे तक है ना? अब तो 1 बजे हो या 2 बजे, यहाँ तो 12 बजे। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ पे क्या करवाने आए? तो कुछ नहीं, हम तो यहाँ से टेस्ट करवाते हैं, बाहर की दवाइयाँ लिख के देते हैं, यहाँ देते ही नहीं है। उनकी हड्डियों में दर्द होता है, बोला ये है ही नहीं, टीके बोलते हैं भाई दर्द है, नहीं देते। दवाइयाँ नहीं देते यहाँ पे? तो कोई टेस्ट वगैरह करवाया है? टेस्ट भी नहीं लिखे, बस दूर से देख के पर्ची बना के दे देंगे, बोला जाओ। वहाँ पर जाएंगे स्टोर पे, बोला दवाई है ही नहीं, बाहर की लिख के, बोला ये अंदर है ही नहीं। मैंने फिर डॉक्टरों ने क्यों लिख के दी है? मैंने बोला वो उनको पता नहीं है, फिर स्टोर वाले भी नहीं देते दवाई, फिर मजबूरन नहीं है पैसा तो पर्ची फाड़ के छोड़ देते हैं, बस क्या करते हैं। तो नहीं, आपको जब आप कितने अरसे से यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? ये इलाज जो रोज़ाना हफ्ते आते हैं, जब भी तकलीफ होती है आते हैं, एमरजेंसी में जाते हैं तो वो बाहर की दवाई लिख के देते हैं। तो कोई एक्सरे वगैरह करवाया टांग का? नहीं कोई भी नहीं है, लिख के देंगे तो कराएंगे ना, जब लिख के नहीं देंगे तो कैसे कराएंगे अपने? तो अभी आपने जो दवाइयाँ खरीदते हो वो कितने की आती हैं? वो कम से कम 500-600 की है, कि वो होती है 200 रुपये की भी गोली है, 250 की भी कभी है। ऐसा नहीं हो कि इन्होंने कोई दवाई वगैरह खुद से दी हो? नहीं, सिर्फ वो पहले टीके देते थे, दर्द के होते थे हड्डियों के, और वो भी बोला गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। अच्छा, बोला बाहर से ले। मैंने बोला हमारे को फिर फ़ायदा क्या अस्पताल आने का, तो फिर वहीं से मोहल्ले में से दवाई ले लेंगे वो लिख के। मसला ये देते नहीं है दवाई, बोला गवर्नमेंट की तरफ से आ ही नहीं रही है। अच्छा, गवर्नमेंट तरफ से नहीं आया। आज ही बिल्कुल देखें, इस तरह के जो सेकेंडरी हॉस्पिटल है उनका बजट जो है वो तकरीबन करोड़ों रुपए का है, अद्वियात का सिर्फ। इसके अलावा उनको दीगर चीज़ों के पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला यही है कि जो दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। इस कुरंगी जो है वो एक बड़ा ज़िला है और यहाँ का ये वाहिद हॉस्पिटल है, कुरंगी हॉस्पिटल, मगर यहाँ पर भी लोग शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर अद्वियात नहीं होती हैं, टेस्ट की सहूलियात नहीं है, बाहर से इलाज करवाना पड़ता है, बाहर से टेस्ट करवाने पड़ते हैं, एक्सरे भी बाहर से करवाना पड़ता है। अब हम चलते हैं जो कराची के बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर आने वाले मरीज़ जो हैं
वो किस तरह से इलाज करवा रहे हैं, क्या उन लोगों को वहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाने की वजूहत क्या है और क्या वहाँ पर उनको वो सहूलियात मिल रही है जो इन हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। अब हम पहुँचे हैं सिंध के दूसरे बड़े हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पर भी यही होता है कि बड़ी तादाद में जो पूरे कराची से मरीज़ यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप अपने किसको लेकर आए थे यहाँ पर इलाज कराने के लिए? वालेकुम सर, बेटा है मेरा। बेटा है, तो कहाँ से आए आप? मैं शाह लतीफ़ टाउन। शायद बताओ, तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है करीब? नहीं, इसको गुर्दों का मर्ज़ है तो दीवान फारूक में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चा मेरा अब ठीक है। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं यहाँ पे? जी, सब कुछ सही हो रहा है। अच्छा, इलाके में कोई हॉस्पिटल, कुछ डिस्पेंसरी वगैरह वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं इस वक्त? वहाँ पे गुर्दों का कोई भी नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हो कि यहाँ पर इतनी दूर से आप आ रहे हैं तो किराया वराया भी लग रहा होगा आपका, मगर इलाज अच्छा हो रहा है? जी, इलाज अच्छा हो रहा है। तो यहाँ दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं? दवाई तो यहाँ मिल रही है लेकिन एडमिशन मुश्किल है। मरीज रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे? हाँ, रस ज़्यादा है, एडमिशन नहीं करते इतना आसानी से ना। अच्छा, और मरीज़ हमारा बिल्कुल जो है ना सीरियल हालत में पड़ा हुआ है इमरजेंसी में। तो हमने बोला कि उसको एडमिट कर दो, लेकिन वो बोले नहीं कि हम नहीं करा सकते अब इसको ना, ये मसला है। अच्छा जी, ये आपके जो नॉर्थ नाजिबाबाद में भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे लेके नहीं गए आप मरीज? नहीं, प्राइवेट में बहुत दिखाया, जमाल नूर में दिखाया, बाकी जगह पे दिखाया सब। और वो भी तो है बड़े हॉस्पिटल भी, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल भी बने हुए वहाँ पर? नहीं, वहाँ नहीं, असल में ज़्यादातर लोग मरीज यहीं पे आता है ना, वहाँ तो इतना खास वो नहीं है। वो जो बड़े हॉस्पिटल कोई भी वो सही नहीं है, बासी इतना ज़्यादा वो नहीं है। ट्रीटमेंट सही नहीं होता? नहीं, यहाँ ट्रीटमेंट है लेकिन यहाँ पे ख्वारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा। अच्छा, हाँ, यहाँ अभी यहाँ पे आपका कौन, किसको लेकर आया आप? भाई है, बड़ा भाई है। भाई। हाँ, तो अभी कितने दिन हो गए यहाँ पे? अभी तो आज सुबह ले गए थे, पहले भी आज 11 दिन एडमिट था। अच्छा, आज दोबारा उसकी तबीयत ख़राब है, बेहोशी के हालात में तो ले गया है। अच्छा, जी जी। ठीक है। आप कहाँ से आए? मैं खड़ा मार्केट नया बात से। अच्छा, तो यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का यहाँ पे ऑपरेट भी हुआ है, इसके बाद ट्रांसफ़र करा सिविल में, वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह माशाल्लाह सब चीज़ें मिल रही है। अच्छा, नहीं, जो आपके इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं है, मगर लियारी में लियारी जनरल हॉस्पिटल है ना, लेकिन वहाँ की निस्बत मुझे ये बेहतर लगा तो मैं यहाँ लेकर आया। मतलब वो लोग, अभी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ चीज़ें नहीं होती, टेस्ट नहीं होते, एक्सरे नहीं होते, ये बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। जी, यहाँ पर हर चीज़ का इलाज है माशाल्लाह। आप कहाँ से आए बेटा? मैं ड्रामा से, नहीं, इलाका कौन सा? कश्मीरी कॉलोनी। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है? वहाँ पर है हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है सरकारी। ऐसा कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे टेस्ट भी हो जाए, लेबोरेटरी भी हो जाए, एक्सरे वगैरह, इस तरह कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है यहाँ वहाँ। पे सब कुछ हो गया? जी, यहाँ पर है। तो दवाइयाँ वगैरह बाजार, अभी तो टाइम दिया हुआ है लेकिन हो रहा है। दवाइयाँ वगैरह बाजार से खरीदी या इन्होंने हॉस्पिटल वाले दवाइयाँ खुद दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। आपको खरीदनी नहीं कुछ खरीदनी पड़ती है, कुछ दे रहे हैं। जी, अच्छा, तो इलाके में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे? कोई भी नहीं है। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो यहाँ पे मरीज़ आए हुए हैं वो ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि जो इलाकों में जो ज़िले हेल्थ क्वार्टर बनाए हुए हैं इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं या डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पर जो है अदम सहूलियात की अदम दस्तियाबी है, अद्वियात नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़े हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है। अब हम चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। अब हम पहुँचे हैं सिंध के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के बाहर। यहाँ पर जब मरीजों से हमारी बात हुई, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सीजनल जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए यहाँ पर इलाज के लिए आए। अगर उन लोगों को इलाज वहाँ मिल रहा होता तो वो यहाँ नहीं आते। कुछ मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए? मैं महमूदाबाद से आया हूँ और यहाँ पे क्या हुआ है आपको? बस कुछ इन्फेक्शन वगैरह थे, हालांकि वो इलाके से हो जाने चाहिए थे, टेस्ट वगैरह कुछ डॉक्टर्स ने लिख के दिए थे, लेकिन वो जो इलाके के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वो तो सियासत की नज़र हुए हुए हैं, वहाँ पे सियासत चल रही है क्योंकि टेस्ट वगैरह वहाँ होते नहीं हैं, इसलिए जिना आना पड़ा। आपने चेकअप वगैरह कराया कभी अपने इलाके की डिस्पेंसरी में या जो छोटा हॉस्पिटल है वहाँ पर? जी, हमारे इलाके की जो डिस्पेंसरी है वहाँ जाना होता है, लेकिन वहाँ इस तरह चेकअप हो नहीं पाता, हमारा तसल्ली हो नहीं पाती है। कुछ वहाँ पर टेस्ट लिख के देते हैं तो वहाँ टेस्ट भी नहीं होते, दवाइयाँ लिख के देते हैं तो वहाँ दवाइयाँ भी नहीं होती, इसलिए जिना मजबूरन आना पड़ता है हमें। अच्छा, अभी जिना जब आप आए तो आपको क्या बीमारी थी, असल बताइए, मसला क्या था आपका? मुझे चेस्ट इन्फेक्शन था, उन्होंने कहा था कि चेस्ट का आप एक्सरे कराएं ना। तो ये एक्सरे आपके इलाके में नहीं हुआ? हमारे इलाके में एक्सरे नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई हमारे पास मशीन मौजूद है लेकिन हमारी मशीन ख़राब है या पता नहीं, उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगेंगे तो इतने पैसे दोगे तो होगा, तो इसलिए फिर मजबूरन जिना आना पड़ा इतने से काम के लिए हमें। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे जिना में आपने जब मरीज़ दूसरे भी आए हुए थे यहाँ पे, तो कौन कौन से इलाके के मरीज़ यहाँ पे ज़्यादा आए? यहाँ पे मैंने देखा नाज़माबाद से लोग आए हुए थे, लियाकताबाद से लोग आए हुए थे, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यहाँ के जो मरीज़ आए हुए थे, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आपके तो इलाकों में हैं यहाँ पे डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वहाँ पे हमें वहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ पे जो हमारी अद्वियात हैं वहाँ हमें मिलती नहीं है।
तो इसलिए हमें जिना आना पड़ता है इतने से काम के लिए। और अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि भाई जो इलाके में हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वो क्यों फ़ाल नहीं है? मैं हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जो इलाकों में डिस्पेंसरियाँ और जो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं वो चाहिए कि हुकूमत उस पर काम उन पर नज़र रखे। जो वहाँ पर हॉस्पिटल के नाम पर बत्ताखोरी चल रही है, जो लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पर नज़र रखे और हॉस्पिटल को, इलाके के हॉस्पिटल है, इसको इतना अच्छा कर दें कि लोगों को इतनी दूर दूर से जिना आने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा बताइएगा, कहाँ से आए आप? मलिर से आया हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आपके इलाके में कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है? हॉस्पिटल है लेकिन कोई सहूलत नहीं है, कोई वो देखभाल नहीं होती। टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं सुबह से आया हुआ हूँ, उन्होंने अभी तक वो कोई देखा नहीं, वो टेस्ट वेस्ट के लिए करा है। अब शाम को आना, 2 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद आना। हम सुबह 9 बजे से 8 बजे से आए हैं, कोई सहूलत नहीं है, कोई वो देखभाल नहीं है, ना दवाओं का पता ना वो। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं दूर दराज से, उनका कहना यही है कि जो इलाके में हॉस्पिटल हैं, अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कुरंगी 5 का हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे मरीज़ यही शिकवा कर रहे हैं कि वहाँ लेबॉर्ट्रीज़ काम नहीं कर रही हैं, एक्सरे मशीन ख़राब है। इसी तरह नॉर्थ कराची में हॉस्पिटल हैं, लियारी में हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल अगर फंक्शनल हो जाएँ तो लोगों को इतनी दूर ना आना पड़े। हुकूमत सिंध जो है वो अरबों रुपये का बजट खर्च करती है सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स पे, लेकिन वहाँ पर वो सहूलियात नहीं है, अद्वियात की अदम फराहमी है, सहूलियात नाकाफ़ी हैं और लोग परेशान होते हैं उन हॉस्पिटल में जाने। तो लोगों को यही बेहतर समझते हैं कि इस तरह बड़े हॉस्पिटल में आ जाएं, क्योंकि अंडर वन रूफ जो है वहाँ तमाम सहूलियात मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल में मरीज़ आ रहे हैं, जिन हॉस्पिटल में, उनको किस तरह से टेक केयर किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो मरीज़ हैं वो सीजनल बीमारियों में किस तरह से इलाज करवाते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीज़ों का शिकवा यही था कि जो हमारे इलाकों में जो डिस्पेंसरीज़ हैं या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अद्वियात नहीं होती हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, जब भी उनको जो कराची के बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का रुख करना पड़ता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में। कराची में सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है इस हॉस्पिटल में लाए जाते हैं, चाहे वो सीजनल के हों, चाहे वो ट्रामा के हों, चाहे वो RTI हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज एमरजेंसी कंसल्टेंट एंड फिजिशियन डॉक्टर इरफान सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जब मौसम चेंज होता है हम देखते हैं कि मरीज़ों की तादाद जो है वो उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहत है कि रश सारा जिना हॉस्पिटल पे ही क्यों होता है? देखिए, इसकी जो बेसिक वजूहत है उसके अंदर सबसे पहला रीज़न ये है जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर का नॉन फंक्शनल होना। अब जैसे आप देख रहे हैं पेशेंट, इसमें से 50% पेशेंट वो होते हैं जिनको 3 दिन पहले गले की खराश हो, या जिनको ब्लड टेस्ट दिखाने हो, या एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, मामूली स्क्रैच आया हो, लूज़ मोशन वाला भी पेशेंट अगर एक एपिसोड हुआ है, तो वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, ये पेशेंट वहाँ पे जो है मैनेजेबल होते हैं, ताकि ये जो इतना बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पहले ही स्टाफ की शॉर्टेज होती है, मैन पावर की शॉर्टेज होती है, वो रिसोर्सेज उन पेशेंट तक यूटिलाइज़ किए जाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है। और जितनी अर्ली ट्रीटमेंट हो जाती है, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी केयर में हो, चाहे वो टर्शरी केयर के अंदर हो, वो जो एक गोल्डन आवर होता है ब्लीडिंग स्टॉपेज का भी, उतना जल्दी उनका आउटकम होता है। वैसे भी मेडिकल साइंस के अंदर हमारे पास एक टर्म होता है ट्राइज, जिसके अंदर हम फ़िल्टर करते हैं पेशेंट। उसके जो क्राइटेरियाज़ होते हैं, 4 क्राइटेरियाज़ होते हैं। चौथा जो होता है लेस इमरजेंट होता है, जिसका सिर्फ ताल्लुक सेकेंडरी और प्राइमरी केयर से होता है। 3 दिन पहले चक्कर आ रहे थे, थोड़ी बहुत कमज़ोरी है। हमारे पास यहाँ पे जो हेयर फॉल के जो पेशेंट हैं, हेयर फॉल के पेशेंट, वो भी हमारे इदारों के अंदर आ रहे हैं और हमारे डॉक्टर की एनर्जी उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर वहाँ मैनेज हो जाएं तो यहाँ टर्शरी केयर के अंदर जो एफिकेसी है और एफिशिएंसी है डॉक्टर्स की, वो बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं जो ये नॉन क्रिटिकल वार्ड कहलाता है ना, जैसे हम सामने इमरजेंसी है, ये नॉन क्रिटिकल है। यहाँ पे वो मरीज़ आते हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते। तो यहाँ पे क्या रेशो है, अभी पहले क्या रेशो था और अब जब से सीज़न चेंज हुआ है तो क्या रेशो है? देखिए, अभी जैसे वेदर चेंज हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो पहले हमारे पास अगर OPD में 24 घंटे हमारे OPD चलती है इमरजेंसी की, अगर 350-400 पेशेंट आ रहे थे तो अभी 100 पेशेंट और बढ़ गए। और वो यही पेशेंट हैं जो कि सेकेंडरी केयर या प्राइमरी केयर में या अपनी सेल्फ आइसोलेशन में भी मैनेज हो सकते हैं। अच्छा, आप क्या एडवाइस करते हैं एज ए डॉक्टर? जो डॉक्टर हमारे पास डॉक्टर्स की यहाँ पे कमी भी है जिन्हें हॉस्पिटल में, और दूसरे हॉस्पिटल में भी लोग जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी यही शिकवा करते नज़र आते हैं जो उन डॉक्टर हॉस्पिटल के MS हैं कि यहाँ पे हमारे पास अमला नहीं है, अद्वियात नहीं होती हैं। तो आप हुकूमत एज ए डॉक्टर आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात
कि जो है बायोमेट्रिक होनी चाहिए, ताकि आपको एक्यूरेट पता चल सके कि हमारे पास मैन पावर की कितनी शॉर्टेज है। हाँ बिल्कुल, यहाँ इस हॉस्पिटल में जहाँ पे तकरीबन 30 पेशेंट या 40 पेशेंट पे एक डॉक्टर जो रेशो बनता है, डॉक्टर्स की भर्तियां होनी चाहिए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो पेशेंट इंटीरियर सेंस से आए हैं उनको वहीं मैनेज होना चाहिए, वो यहाँ पे ओवरबर्डनाइज नहीं करें, और पेशेंट भी इसके अंदर डिटोरिएट होता है। माहिर सेहत यही मुतालबा करते नज़र आते हैं कि जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है वहाँ पर अद्वियात की फरहमी और डॉक्टर्स की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, ताकि उन इलाकों में बसने वाले लोग जो हैं उनको वहीं पर ही तबी सहूलियात मैसर आ सके। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, कुरंगी 5 का सरकारी हॉस्पिटल है, वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपये का उसका बजट है। इस तरह लियाकताबाद हॉस्पिटल है, इसी तरह लियारी में हॉस्पिटल, नॉर्थ नाजिबाद में सेकेंडरी हॉस्पिटल, मतलब हर ज़िले में सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर अद्वियात की अदम फरहमी और डॉक्टर्स का रवैया जो है वो मरीज़ों को मजबूर करता है कि वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल की तरफ रुख करें। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि जो सीजनल बीमारियां हैं उसमें मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मरीजों को किस तरह से अद्वियात मिलती हैं, जो बड़े हॉस्पिटलों में रश बढ़ जाता है। प्रोग्राम सवाल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, इस मुल्क में जब एक आम आदमी बीमार होता है और वो अपना इलाज करवाने के लिए हस्पताल का रुख करता है, तो जहां बीमार शख्स जो है वो ज़हनी अजियत में मुब्तला होता है, उसके अहले खाना भी एक मुसलसल और लामुतनाई परेशानी का शिकार हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं, कहीं तो उनका फुकदान है, और दूसरी जानिब जो अद्वियात की मुसलसल बढ़ती कीमतें हैं वो भी पाकिस्तान के शहरियों को परेशान कर रही हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल के दौरान अद्वियात की कीमतों में मजमूई तौर पर 15 से 25% तक का इजाफा हुआ है। अद्वियात की बढ़ती हुई ये कीमत एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रही हैं, आइए आवाम से जानते हैं। तो दवाइयाँ हैं ये गुज़श्ता साल की निस्बत बहुत महंगी नज़र आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आप भी अद्वियात इस्तेमाल? ये देखें जी, ये गवर्नमेंट की हमेशा ये पॉलिसी जो है नाकस पॉलिसी है, इसके अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम तबाह है। आम आदमी देखे कोई 40 साल से ऊपर जो है उसके पाँव और हाथ जलन होती है, वो चलते हैं, रात को सो नहीं पाता, तो उसकी वजह से प्री गैल्बरिंग मामूली सी टेबलेट है, कैप्सूल है, लेकिन वो यहाँ आप मुझे किसी अस्पताल से लेके दे दें तो मैं आपको जो कहेंगे इनाम दूंगा। बिजली के बिलों की ये रेशो है कि एक आदमी गरीब आदमी है, वो अपना बिल वक्त पे अदा नहीं कर सकता तो उसको जुर्माने के साथ पे करना पड़ता है। लेकिन ये अजीब मंतक मैंने देखी है कि सूद दर सूद, अब स्कूल में पढ़ा करते थे कि सूद दर सूद का निज़ाम है। अगर वो 4 दिन निज़ाम में वो बिल जमा नहीं करा सकता तो 8 दिन के बाद एक डबल उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। यार ये कोई तुक है? एक आदमी 200 यूनिट से वो घर की बिजली की बचत करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि मेरा बिल कम आए, वो उसको 4-4, 5-5 घंटे अपने फ्रिजों को बंद रखता है, अपनी बिजली को बंद रखता है। उसके बावजूद वो कहता है जी पिछले महीने आपका 200 यूनिट आया था, लिहाजा अब आपके जो है ना वो ऐसी की तैसी होगी और आपको उसी हिसाब से 300 के यूनिट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो मंतक है, कुछ समझ है कि पागल हो गए, दुनिया उठती नहीं है क्या है? ये रिलीफ है लोगों को, ये रिलीफ दिया जा रहा है। वो दोस्त मुझे, मैं कहता हूँ, वो कहते यार क्या हुआ? मैंने कहा यार क्या हो रहा, मर गया। वो कहते मलक साहब परेशान नहीं होना, ये बिल मैं आपका पे कर रहा हूँ। इस तरीके से मैनेज हो रहा है। अब बच्चा मेरा जो 20 से 25 हज़ार उसकी पे है, अब 20 से 25 हज़ार में क्या तनख्वाह लूँ? अब मैं सफ़ेद पेश हूँ, मैं आके ये भी नहीं कह सकता यार मेरी मदद करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले नहीं मिलती थी, हॉस्पिटलों में बंद हो गई थी दवाइयाँ, अब मिल रही हैं। ये मेरे साथ अंकल खड़े हैं, वो कह रहे हैं मुझे कोई दवाई नहीं। अपनी होगी बात, लेकिन आप देखें, आप पर्ची लें, लाइन में खड़े हो जाएं, आपको पर्ची मिलेगी, आपको दवाई फ्री मिलेगी। जो इमरान खान के दौर में ये बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। और दूसरी बात, मेरे भाई ये कह रहे थे कि मैं अभी इधर कैमरा घुमाए, मैं अभी लेके आया हूँ 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, ये पहले नहीं मिलती थी। 100 रुपये किलो सेब, 100 रुपये किलो अमरूद, ये पहले नहीं मिलते थे। सस्ते बाज़ारों में, मैं ये सबूत दे रहा हूँ आपको, मरीम नवाज साहबा ने जो ये अभी सस्ते बाज़ार लगाए हैं, यकीन करेंगे कि बहुत सहूलत हो गई है। हमने इमरान खान के दौर में 350 रुपये किलो परचेज़ किए हैं जो आलू प्याज, आप यकीन करेंगे 120 रुपये किलो जितना मर्जी ले लें। आज चीनी 250 तक पहुंच चुकी है, 220 तक, आटा जो है 160 तक पहुंच चुका है। एक चीज़ सस्ती हुई तो दूसरी महंगी हो गई। ये हमारे हुकूमतों को चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ को चाहिए, मियाँ शहबाज शरीफ को चाहिए, मरीम नवाज को चाहिए कि जितनी सहूलियात ये मरी रोड पे दे रहे हैं या ये चीज़ें, मैं इनको पसंद नहीं करता कि मरी रोड पे इन्होंने खरबों रुपया लगा दिया है ये पिलरों पे।
यही सहूलतें इनको देनी चाहिए आवाम के लिए, यानी चीनी सस्ती करें या जो माफिया बड़ा माफिया है उसको पकड़ें। ये इनके घर का माफिया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूछना चाहिए इनको कि यार ये क्या बकाया। दूसरी बात ये एक चीज़ बहुत अच्छी की है पंजाब में, जो हमारी माएँ बहनें बड़ी बुरे तरीके से जाती थी, सफ़र करती थी, वो हमारी माएँ बहनें अब इजी सफ़र करती हैं। जो गाड़ियाँ उन्होंने चलाई हैं बहुत अच्छी चलाई हैं। मेट्रो सर्विस की बात मेट्रो सर्विस की बात कर रहा हूँ, जो ग्रीन बस की उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस पर बहुत खुश हैं और अप्रिशिएट करते हैं मरियम नवाज शरीफ को कि ये उन्होंने ये। मेरी राय ये है कि देखें, सबसे पहले ये है कि लोग कहते हैं ये करप्शन है, वो करप्शन है। करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा जी, करप्शन कभी भी कोई भी हुक्मरान इधर आकर ख़त्म नहीं कर सकता, वो चलती रहेगी। मैटर ये करता है कि हम लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, मेरी ये गुजारिश है कि पार्टियां जो हैं वो अपना जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो बयान करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। महंगाई जो है वो हम ही लोगों से, देखें ये गाड़ियां खड़ी हैं, अभी आप ये मरी रोड के ऊपर अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखें लग्जरी गाड़ियां सारी चल रही हैं और ये आवाम खड़ी है, और हम लोग बिलों के अंदर भी पिस रहे हैं, हम लोग अदवायात के अंदर भी पिस रहे हैं। इंसुलिन अंदर नहीं आ रही लोगों की, एक बात कर रहा हूँ, तो अब वो इंसुलिन किधर से लेगा। तरक्की भी चल रही है, तरक्की अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने पाकिस्तान के तमाम जो भी हुक्मरान हैं, जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अस्पताल अगर एक पार्टी बनाती है और अगर वो फ्लॉप हो जाती है, चली जाती है, तो दूसरा अपनी आवाम को देखते हुए उसको तकमील करे, ताकि उससे उनके सब्र का भी पता चले। और साथ साथ ये जो बिलों के अंदर पैसे हैं या माशी तौर पे, ये नहीं कि हुक्मरानों को पता नहीं है, हमें सुर्ख बत्ती के पीछे ना लगाएं। आपने जो काम किए हुए हैं हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आप कर रहे हैं, और हम अप्रिशिएट भी करते हैं हर उस हुकूमत को जो ये काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तमाम पार्टियों, सियासी पार्टियों से और उनके कायदीन से, कि मेहरबानी करके आप हमारी खाने पीने की चीज़ें, गोभी जिसको कोई पूछता नहीं था, हरी मिर्चें जिनको कोई पूछता नहीं था, खुदा का वास्ता है आज वो इतनी महंगी हैं यार, कोई खुदा का खौफ करें, हम लोगों का ख्याल करें। और कितना निचोड़ते रहेंगे हमें, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा भी ख्याल करें। ये जब इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे मुल्कों में ये जाती है जी कि ये इन्होंने मेट्रो बसें चला दी, वो चला दी, सलाम है, हम भी सलाम करते हैं, हमारा ही फ़ायदा 20 रुपये में जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ हमें सोचें, क्या हम माशरे के अंदर चोरियाँ हम लोगों की वजह से नहीं होंगी, डकैतियाँ नहीं पड़ेंगी, एक दूसरे के साथ नौसरबाजी नहीं करेंगे, तो माशरे के अंदर जो है वो अदल व इंसाफ कायम नहीं होगा जब तक आप काइंडली इसके ऊपर नज़रसानी नहीं करेंगे। अब हेलमेट की बात कर लें, ये मेरा हेलमेट है, 2000 रुपया जुर्माना है। अब जो बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है वो मुझे ये बताएं 1700 2000 रुपये का हेलमेट लेगा, आप लगाएं जुर्माना, इसमें हमारी सेफ्टी के लिए आप बात करते हैं, लेकिन कम से कम 200-300 रुपये कानून को डंडा दें कि वो इम्प्लीमेंट करे। गरीबों की गाड़ियों को उठाते हैं, गरीबों के मोटरसाइकिलों को उठाते हैं जी। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप यहाँ आइएगा, ये फरमाइएगा। मेरी 26 साल एज है, 26 साल में मैं फ़र्स्ट टाइम सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ, पर मेरे हिसाब से जितना इलाज यहाँ पे हो रहा है ना, अच्छा वहाँ पे किसी जगह पे नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके तफासल से, KPK में मैं वैसे बेसिकल एबटाबाद का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरे वाले साहब मेरे खुद सरकारी मुलाजम है, तो मेरा बच्चा एबटाबाद में था, बीमार हो गया था। अयूब मेडिकल आपने सुना होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उधर जाके आप हालात देखें ना इलाज के, कि लाल बैग घूम रहे हैं बच्चों के पास। एक दिन मेरा बच्चा वहाँ रहा है तो उधर कोई पूछ नहीं रहा, इतने बुरे हालात हैं। मैं आपको इस पर पे हल्फन मेरे जेब में पर्ची पड़ी है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये मैं लाया हूँ वहाँ से, मैं आपको प्रूफ बाई प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर ज़हीर अब्बास हैं, ठीक है, ये देखें अयूब मेडिकल, ये मैंने प्राइवेट चेक कराया, इन्होंने मुझे रेफ़र किया मेरे बच्चे को अयूब मेडिकल में, ठीक है, कि यहाँ पे ले जाएं। मैंने कहा ठीक है। वहाँ एक दिन मेरा बच्चा रहा, किसी ने पूछा नहीं है यार, मर रहा है, ठीक है। कनोला उनसे नहीं लग रहा है, मानेंगे कनोला, नर्सों को कनोला नहीं कहती हैं, सर गंजा करा के लाओ, सर पे लगाएंगे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने वाइफ को बोला एम्बुलेंस मंगाते हैं, अभी ले जाते हैं। मुझे डॉक्टर कहती हैं आप बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा ज़्यादती हम नहीं, आप कर रहे हैं। मज़दूर लोग हैं, देखें आप अगर फ़ाइन करते हैं तो किसी को 500 का करें, 200 का करें, 2-2 हज़ार रुपये का फ़ाइन करते हैं। मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं दिहाड़ीदार रिक्शेदार हूँ, तो मुझे पता है मैं रिक्शा चलाऊँगा या मैं इन लोगों से लड़ाइयाँ करूँगा। हम कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, आगे से वो ये बात करेंगे तो वो उठा के अंदर कर देते हैं।
पर्चा दे देते हैं। बस आपका काम है कमा कमा के देते जाएं। मेरे आने वाली जो नस्ल है वो इनके गुलाम है। हमें बोलने का भी हक नहीं है। जो बोलेगा वो सीधा अंदर जाएगा या मार खाएगा। बोलने का हक नहीं है। बकाया हर चीज़ यहाँ पर सर महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती है? हम दिहाड़ीदार लोग हैं, दिन को मजदूरी करके जाते हैं। 2000 रुपये जेब में होते, 3000 रुपये के खर्चे खुले होते हैं हमारे। हम किसके आगे रोना जाके रोएं? ज़िंदगी मुश्किल होगी। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, मौत के करीब है। ना हमें पानी मिलता है, ना हमें गैस मिलती है, बिल हमें मिलते हैं हाथ में। लो भाई हम बिल लेके आ गए। दवाई क्या चीज़ है? दवाई तो पैनाडोल की गोली भी खा के गुजारा करेंगे। आगे की सोचे ना। पेट्रोल बढ़ाते हैं तो 20 रुपये 10 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं 2 रुपये करते हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? हम इस मुल्क में जी रहे हैं ना, हमें जीने का हक नहीं है। ना अच्छे बच्चों को आप पढ़ाई दे सकते हो, ना तालीम दे सकते हैं। ये ज़िंदगी है, मुझे पता है। हम लोगों की हालतें तो देखें ना। हम मजदूरी करते ऐसे पता चलता है हम नशा करते हैं। हमें जीने का हक नहीं है भाई। गरीब रेडी लगा ले तो रेडी उठा के ले जाते हैं। गरीब बाइक चलाए तो उसका हेलमेट ना हो तो हेलमेट समेत चालान कर देते हैं। क्या का इंसाफ है ये? दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, शहरी बहुत ज़्यादा शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक तरफ महंगाई है, वो तो आपको पता है कोरोना के बाद सारी कंट्रियां इस वक्त जो है ना सफ़र कर रही हैं महंगाई से। लेकिन एक दो अच्छे इनिशिएटिव जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने सीएम साहिबा ने लिए हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। एक मिसाल के तौर पे एक मैं बता रहा हूँ सर, एक पैरा फोर्स जो कि इंतहाई अच्छा इक़दाम है। अब हमें रात को 2 बजे भी इमरजेंसी हो तो हमें ये डर नहीं होता कि कहीं से कोई रोड ब्लॉक होगा या कोई रेडी वाला आकर हमें ब्लॉक करेगा। वो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव कर दिया है, रोड को फ्री कर दिया है रात में भी। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया CCD का, मैं कहता हूँ कि मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके मसाइल थे, जो बेवा औरतों की ज़मीन को कब्ज़ा हो जाता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने से पहले डरता है, कांपता है, थरथराता है। ये अच्छे इनिशिएटिव हैं। महंगाई तो इस वक्त हर कंट्री सफ़र कर रही है। मैं UAE में भी था, वहाँ भी महंगाई है, दुनिया भर में महंगाई है। तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव भी ले रही है। ये जो कैमरा स्कीम अभी कैमरे वाली जो आई है चालान सर्विस, ये भी बहुत अच्छी है। इससे कम से कम कानून की पासदारी होगी, हम खुद पासदारी करेंगे। तो बाकी ये है कि महंगाई के हवाले से तो सब साथ ही हम सब साथ ही हैं सर। क्यों आए हैं अस्पताल? इधर मेरी वाइफ बीमार है, एडमिट है, इसलिए। अच्छा, जो इलाज के अखराजात हैं वो कितना बढ़ चुके हैं? दवाइयाँ आपने ज़ाहिर ख़रीदी भी होंगी, कितना कीमतों में इजाफा हुआ है? काफ़ी तकरीबन डबल कीमतों में दे रहे हैं। कोई अंदर से तो मिल नहीं रही, बाहर से जो लेते हैं वो डबल कीमतों पे इधर दे रहे हैं। उसे कितना मुश्किल है, कैसे मैनेज कर रही हैं? बहुत मुश्किल है जी। पहले तो सेहत कार्ड होता था, फिर भी बंदा कर लेता था। अब इन्होंने वो भी ख़त्म कर लिया है, तो बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि बाकी तो सब चल रहा है, लेकिन दवाइयों पर और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरह मरी हो गया, कोटली सतियाँ हो गया, काउटा हो गया, इनमें थोड़ा गौर करें और उधर मरकज़ी सेहत बनाएं। यानी सेहत की सहूलियात वहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ रावलपिंडी आना पड़ा? जी बिल्कुल। अस्पताल इन्होंने बनाए हुए हैं, उधर स्टाफ ही नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना मशीनें है, ना कोई सिस्टम ही नहीं है। उधर से तो मरीज़ को इधर लाते लाते 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जो मरीज़ सीरियस होते हैं वो आते रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। बेनज़ीर हस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। इनसे जानते हैं, फरमाइएगा, अद्वियात की कीमतें जो बढ़ रही हैं कैसे मुतासर करती हैं, और आप यहाँ क्या किसी मरीज़ के साथ आए हैं? जी बहुत मुश्किल हो गया भाईजान आजकल आना। हर चीज़ का बंदा हिसाब नहीं है, क्या लगा सकता है। पैसे जिस तरह लग जाते हैं, जिस तरह बंदा कहता है कुमार बूटों के साथ लगे होते हैं पैसे। मुसलसल बढ़ती महंगाई और अद्वियात की होशरुबा कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेकर अद्वियात की कीमतों में कमी करनी चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल हमें अवामी मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करने का। अब जिनका घर इस रिक्शे से चल रहा है, जो 20-25 साल से रिक्शा चलाकर अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं, उन पर क्या गुजरेगी, उनकी कहानी आपके सामने रखेंगे। और हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में काफ़ी सख्ती देखने को मिल रही है। लोगों पर FIRs की जा रही हैं, चलान किए जा रहे हैं, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ भाईजान, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं। भाईजान घर से निकल के आऊँ, 3200 का चलान कर दिया, कहाँ से करें हम? 3200 रुपया 32 चौक में किया है।
ये मरियम साहब की मेहरबानी है। हम इनके कैंडिडेट थे लेकिन इन्होंने हमारे को रोटी से हथल कर दिया। कैंडिडेट किस चीज़ के? हम इनको ही वोट डाल के इसके वालर को और किस चीज़ के होने हैं सर हम, और यकीन करें कि रोने हक कर दिया। ये हमारा चलान तो 2000 का सर, ये 3200 रुपया लिखा हुआ है, ये दिखाएं इनको, दिखाएं मरियम नवाज साहब को। 3200 रुपया दिया मैंने अभी सर, 3200 रुपया कहाँ से लेके आऊँगा मैं? 3200 2000 रुपया इकट्ठा नहीं होता रिक्शे पे, तो 3200 कहाँ से लेके आएंगे सर? इसका तल्ला कर, उसका तल्ला कर, इसका तल्ला करके पैसे इकट्ठे किए हैं सर। कभी रक्षा बंद कर दो, कभी ये जी 3-3 हज़ार का चलान कर दो। कहाँ पे जाएं हम? हमें भी बताएं ना, छोटे छोटे बच्चे किराए पे घर हैं, कहाँ पे जाएं हम? ज़रा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा साहब। यहाँ तो रक्षा बंद करें, हमें जॉब दें, कोई हमें कोई जॉब दें ना। हम कहेंगे ये पढ़ाए रक्षा भी, हम जॉब कर रहे हैं। जब जॉब भी कोई नहीं देनी और 3-3, 4-4, 3200 रुपये का चलान करेंगे तो सर कहाँ से पूरा करेंगे? ये बताएं आप। एक रक्षे वाला ईमानी बात है कि 2000-2500 रुपया लेके जाता है, उस जब घर जाता है ना, जब वो घर जाता है ना तो सर खुदा की कसम ऐसे बेगम को पकड़ाता है, आटा घी लेके आते, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सुबह मुंह देखते हैं यार, भाई यार 200 रुपया दें तेल पवाना है यार एक 300 दें तेल पवाना है यार इतनी महंगाई में ये 3200 का चलान कैसे पूरा करेंगे हम? ये बताएं आप। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਅੱਗੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ? ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਕ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੋ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ नहीं, ਕੀ करिए? सर मीडिया ही हमारी आवाज़ उठाएगी और मीडिया पे हमें यकीन है क्योंकि मीडिया गरीबों के साथ खड़ी होती है। लेकिन मरियम नवाज साहब के ऊपर ये बिलीव नहीं था कि जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया। ट्रैफिक कवानीन है उसमें सख्ती आई है, चलान कर रहे हैं, क्या सूरत हाल? सर सख्ती तो बहुत है। एक गलों तो फ़ायदा हो रहा है, जो हेलमेट की भी है तो वो तो अच्छा हो रहा है। जो हेलमेट बच्चा नहीं पहनता वो भी अच्छे कर रहे हैं। मसला ये है ना कि सख्ती तो इतनी कर दी है जितना कोई हिसाब नहीं। कोई मारा बंदे का 2000, 3000, 5000 का चलान हो जाए, वो किधर से किराएदार, हम भी किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद बात कर रहा हूँ। मैं किराएदार हूँ, मेरा चलान 2000, 5000 का चलान हो जाता, मैं बच्चों के चलान बिल देंगा कि चलान तारांगा। रिक्शे बंद करने जा रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं हम? हुकूमत है, क्या कर सकते हैं इधर? कब से चला रहे हैं? 2014 से। 2014 से जी। गुजारा हो रहा था 2014 में? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो, पर ये ज़्यादती हो रही है सर फिलहाल तो। आजकल जो कवानीन में सख्ती हुई है, ट्रैफिक कवानीन में चलान किए जा रहे हैं, आपको चलान देखें, ये सिर्फ जहाँ तक हम देख रहे हैं कि अवाम के ऊपर जुल्म है। ये छोटे लोगों के चलान हो रहे हैं, जिनके साथ प्रोटोकॉल है, जो बड़े हैं उनके तो हमने अभी तक कोई चलान देखे नहीं है। हाँ जी, ये सिर्फ ये बेचारे जो रोज़ी कमाते हैं 400-500 रुपये के रिक्शे वाले, उनके लिए, या जो बाइक वाला है बेचारा मजदूरी करने के लिए जा रहा है, उसका होता है। बाकी बड़े लोगों का तो हमने कहीं पे भी देखा कोई चलान कर रही हो हुकूमत। जेल में भी भिजवा रहे हैं, पर्चे कर रहे हैं। क्या ये डाकू हैं, चोर हैं? क्या इन्होंने जुर्म किया भाई? खुदा के लिए अवाम पहले बड़ी मजबूर है, बहुत तंग है, अवाम पे खुदा के लिए रहम करें। मरियम साहबा से हम ये गुजारिश करते हैं। चला रहे हैं तो अब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, जो पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे उनको बंद किया जाए, उनकी प्रोडक्शन कम की जाए। तो हुकूमत को चाहिए ना साड़ा इंतजाम करे। की इंतजाम करे? इंतजाम हम रक्षा बंद कर दे, फिर असी 10 बच्चे जो पालते पे हैं वो की करांगे? असी पाल रहे हैं तो होर बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। 5 बच्चे हैं मेरे, 2 शादियां हैं, पूरा घर चला रहे हैं। अच्छा। रक्षे से चला रहे हैं। 2 शादियां रिक्शे पे पूरा अखराजात कर रहे हैं। अल्लाह पाक कर रहा है जी, सब कुछ अल्लाह ही करता है। अब हुकूमत ये फैसला कर रही है कि जो पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शा है उसको बंद किया जाएगा। अच्छा, तो क्या मसाइल पैदा होंगे? मसाइल तो होंगे। हम रिक्शे के अलावा, चलाने के अलावा हमारा घर का सर्कल नहीं चलता। 4-5 बेटियाँ हैं, कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ यही रिक्शा है। इसके अलावा हमारा सारा घर इससे ही पलता है, रिक्शे से। हाँ जी। रिक्शा बंद हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, यही करना आता है बस। हाँ जी। बर्द कर देंगे तो सर हम क्या करेंगे? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ से खिलाएंगे? हम कुछ कर भी नहीं सकते काम। और कोई काम नहीं कर सकते? नहीं जी, यही आता है। हाँ जी, यही आता है। एक मेरी आँख भी ख़राब, मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा चला के गुजारा करता हूँ मैं। हाँ जी, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, 3 बेटियाँ मेरी, 2 बेटे मेरे। मैं इसके सिवा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लाद में मेरी मैं सरिया पड़ा भी है। हाँ जी, लाइसेंस मेरा बनाया भी, कागज़ हमारे पूरे, फिर भी हमारा रोज़ चलान होता है माल पे। मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या मसाइल हैं?
सर मसाइल ये हैं कि एक तो जो नया आर्डीनेंस ट्रैफिक आर्डीनेंस 2025 आया है, जिसमें 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना है, 15-20 हज़ार रुपये तो आम उस पर रखा है। उसके अलावा फ़िटनेस पे और बाकी चीज़ों पे 1 लाख तक जुर्माना है, FIR है। उसके लिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट का पहिया है वो रुक गया है, क्योंकि देखिए मेरा 20,000 रुपये किराया है। अगर आप मुझे 2 बीट पे चालान करते हैं 15-15 हज़ार रुपये के, 30,000 रुपये हो गए, मैं डीजल कहाँ से डलवाऊँगा? मैं ड्राइवरों की तनख्वाही कहाँ से दूँगा? जुर्माने तो तब होंगे ना जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करें। सर यहाँ पे यही नहीं ना हो रहा, यहाँ पे टारगेट दिए हैं। आप ही माशाल्लाह फील्ड में फिरते हैं कि 30 चलान टारगेट से करते हैं, टारगेट से होते हैं, वायलेशन से नहीं होते। हम तो कहते हैं अगर वायलेशन पे चलान होते तो आज हमारा सिस्टम बेहतर हो जाता। हमें 15-20 हज़ार वायलेशन पे चलान नहीं होते, टारगेट पे होते हैं। टारगेट पे होते हैं। एक हमारे जो आज चार्टर डिमांड है उसमें हमने 24 कोड भी रखा है कि जिसके ऊपर आप लगा देते हैं कि कोई भी वायलेशन लगा के आप उसको जुर्माना आपने करना ही करना है। तो इस तरह से निज़ाम नहीं चलते। पीरा फोर्स है वो आपने हमारे ऊपर मसलत की, कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन पीरा फोर्स का एक ही काम है भी यहाँ दोनों में से कॉरपोरेशन को बेहतर कर लो या कॉरपोरेशन को ख़त्म करके पीरा फोर्स आप कर लें। इसी तरह वार्डन है वो चलाना है। शहर के अंदर हमारे पास जगह नहीं है, नए ट्रक अड्डे आप दे नहीं रहे, नई जगह स्टैंड हमें दे नहीं रहे आगे, यानी कि हम किस तरह चलाएंगे निज़ाम को? टोल प्लाजों में है उसमें बेजा इजाफा होता जा रहा है। आपने कितना बोझ डालना है? अब 80% हमारी ट्रांसपोर्ट रुक चुकी है, लोगों में खौफ हरास है। इतनी FIR इन्होंने दी हैं। आपने बच्चों में देखा है कि मोटरसाइकिलों पे उस पर यार पहले एक मुहिम चलाई जाती है, स्टेक होल्डर को बुलाया जाता है, उनके साथ बैठ के मुशावरत की जाती है। आपके साथ कोई मुशावरत नहीं? कोई मुशावरत नहीं है जी, ये किसी के साथ मुशावरत नहीं हुई। ये तो एक कानून इन्होंने आर्डीनेंस असम्बली में पेश किया, उसको पास कर दिया। और ये मैं समझता हूँ कि एक अपने उसको जो टैक्स के या उसके जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए ये इस निज़ाम को इन्होंने कर दिया। हम इस हक में हैं, हम सिस्टम के हक में हैं, लेकिन सिस्टम बनाने के लिए स्टेक होल्डर का उसका बैठना, आप अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल हम तैयार हैं। मैं बसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन जो मोटर व्हीकल आर्डीनेंस में तरमीम की गई है, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ और उसी के ख़िलाफ़ हमने 8 तारीख से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। ये बड़ा ज़ालमाना कानून लाया गया है तरमीम करके, जिसमें नाजायज़ और अजाफी जुर्माने हैं, चालान हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अख्तियार में ही नहीं है कि वो अपने कारोबार से बजट निकाल के ये अदा कर सकें। तो मैं हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे जो मसाइल हैं वो हल करें, वरना 8 तारीख से जान बचाने वाली अद्वियात, ज़रूरियात ज़िंदगी की तरसील रुक जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी लेबर अमजद अली जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ट्रैफिक कवानीन में सख्ती हुई है और लोग काफ़ी परेशान हैं, FIRs हो रही हैं और चलान भी किए जा रहे हैं, बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। देखें, ये सवाल आपका बज़ाहिर बहुत ठीक लगता है, लॉजिकल लगता है, लोगों के लगता है कि लोगों पे शायद कुछ जुल्म हो रहा है। अब ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है? आप ज़रा कोई महीना पहले के अपने इंटरव्यूज़ ज़रा रिवाइंड करके देखें, उसमें आप क्या कह रहे हैं? उसमें आप कह रहे हैं कि देखें इतने हादसात हो रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लोग पेन नहीं ले रहे, चलान हो रहे हैं, कोई जुर्माना बढ़ाया जाए, कोई और सख्ती की जाए। ये पब्लिक और आप लोगों के ही मुतालबात होते हैं। 15 साल के बच्चे को जेल में रखना, FIRs देना, वो दुरुस्त नहीं है। उसमें हम उसके नाकद हैं कि जेल में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, फ़ाइन कर दिया ठीक है, वो उस पर वो अलग एक डिबेट है, उस पर हम बात भी करते हैं। लेकिन बात ये है कि जब कोई भी काम नहीं करता, छोटे जुर्माने जो हैं लोग उसको बॉदर नहीं करते और मुसलसल हादसात हो रहे हैं, आप 2-2, 10-10 मरतबा जुर्माना तो पे कर लेते हैं, लेकिन आप 2000 का हेलमेट नहीं ख़रीदते। कि हम मजाजन ये समझते हैं कि कानून पे अमल दरामद करना जो है ना वो कोई बात ही नहीं है, करे ना करे। तो उसको करने के लिए बार बार मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट के पास फिर एक ही टूल रह जाता है कि इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसके जो रकम है वो बढ़ाई जाए। तो अब जब रकम बढ़ती है उसमें ज़ाहिर है फिर बड़े छोटे सारे उसकी ज़द में आ जाते हैं। उनके MP अहमद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मुझे बताइएगा कि ये जो फ़ैसला किया है, रिक्शे बंद करने का जो फ़ैसला आया है हुकूमत की जानिब से, क्या समझते हैं जो गरीब लोग हैं उन पर असर नहीं होगा जो रिक्शा चला रहे हैं और अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है। पिछले 7-8 साल से जब तक
जितना मुझे याद है 2017, 18, 19, 20 हर साल हम इस मौसम में जो लाहौर शहर की आलूदा हवा होती है उसके हवाले से परेशान होते हैं। रोज़ाना अपने फ़ोन पे चेक करते हैं आज AQI कितनी है, आज ज़्यादा है, कम है। घर से निकलते ही हमें हवा देख के पता चल जाता है हवा कितनी गंदी है। घरों में बच्चे बीमार हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर भी इस आलूदा हवा से जो गरीब तरीन तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। अब लाहौर में एक स्टडी आई 3 साल पहले जो अर्बन यूनिट ने की कि इस हवा में आलूदगी का सबब जो है वो क्या है, जिसमें हमें पता चला कि 82% लाहौर की जो आलूदगी है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि इस 82% के अंदर से 2/3 जो आलूदगी है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल रिक्शा और रिक्शों में आती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है वो मोटरसाइकिल रिक्शा से आती है क्योंकि उसका इंजन जो है वो मोटरसाइकिल का है, उस पर लोड जो है वो वैगन का है, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर हवा में आता है, अनबर्न्ड फ्यूल आता है, इनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं होती और बहुत सारी वजूहात है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको रेगुलेट किया जाए, ख़ास तौर पे शहरी हदूद के अंदर इसको रेगुलेट किया जाए। लोगों का ये कहना है जो रिक्शा चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ने बंद करना है तो हमें कोई मुतबादल रोज़गार दे दें। आई थिंक ये जायज़ मुतालबा है और मैं ख़ुद छोटे इलाके से MPA मुंतखब हुआ हूँ जहाँ पे जो छोटे शहरों के अंदर और देहातों के अंदर ये रिक्शा जो है ना ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है। तो आपको बड़ी वैगन जो है या बस नज़दीक तरीन आपके गांव के पास जो स्टॉप है जो मेन रोड पे आता है वहाँ तक तो ले आएगी। अब वहाँ से अपने गांव तक का सफ़र जो है जिस बंदे के पास कोई सवारी नहीं है उसके लिए ये चिंगची रिक्शा या मोटरसाइकिल रिक्शा जैसे हम कहते हैं ये एक सहूलत भी है या लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी देती है। और हम भी हुकूमत के सामने ये बात रखेंगे और मुझे यकीन है कि वो इस चीज़ पर मरीम नवाज़ साहिबा और उनकी टीम ज़रूर सोच भी रहे होंगे कि इनको कैसे एक मुतबादिल दिया जाए ताकि इनका रोज़गार मुतासर ना हो और जो एक लोगों के लिए सहूलत थी वो भी मुतासर ना हो कि लोगों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक इशू बने। मुस्लिम लीग नून के MPA राना अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब कवानीन में सख्ती हुई है, ट्रैफिक और बच्चों पर FIRs हो रही हैं, चलान किए जा रहे हैं, लोग आपकी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। जी रैसा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपने पॉइंट रेज़ किया और मैं समझता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब लेजिस्लेशन हुई, जब ट्रैफिक के हादसात जो हैं वो हद से बढ़ गए, छोटे छोटे यंगस्टर बच्चे जो हैं ज़ख्मी हुए, फिर अल्लाह को प्यारे हुए, और जब एक माँ का बच्चा बाहर जाता दूध लेने और घर में उसकी डेड बॉडी जाए तो फिर हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियाँ थी। तो इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो डायरेक्शन दी, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने इस पॉइंट को रेज़ किया। छोटे बच्चों पर FIR नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पर एक्शन ले लिया है और इसीलिए जो 16 साल उम्र है उस पर हमने स्मार्ट कार्ड बनाने का फ़ैसला किया है। और किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और जो हेलमेट है उस पर भी पहली वार्निंग होगी और उसके बाद अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो फिर कानून ने हरकत में आना है और वो ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हादसात हैं वो आप यकीन करेंगे हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पर जो फौतगियाँ और ज़ख्मी हैं उनकी तादाद हज़ारों में बढ़ गई थी, इसलिए एक्शन लिया है। और अब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने स्टूडेंट्स बच्चों पर अपनी बतौर, जैसे वो कहती हैं कि मेरे अपने 3 बच्चे हैं तो तमाम बच्चे मेरे बेटे और बेटियां हैं, उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने डायरेक्शन दे दिया। अब किसी बच्चे पर FIR नहीं होगी, स्मार्ट कार्ड के ज़रिए फैसिलिटेट होंगे। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश होगी कि वो आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो हमारे यंगस्टर हैं मलहूज़े खातर रखें और समझें और इसको गनीमत जानते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि वो भी महफूज रहें, आप भी महफूज रहें और हम भी महफूज। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से फ़ैसला है ये खुश आइंद है और लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी है उसका एहसास होना चाहिए। जो लोगों के मसाइल हैं वो भी आपके सामने रखे और जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपने जाना। प्रोग्राम में अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें। रब रख।